नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अहम सुर्खियों पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले बात होगी उत्तराखंड को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और वहां पर गंगा की पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल अब बात करेंगे बिहार को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल अंत में होंगे और इसको लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं और इसको लेकर आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के मेंबर्स हिस्सा लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाएगी। कांग्रेस ने हरियाणा के सभी नेताओं की आज बैठक बुलाई है और ये बैठक इस चीज को लेकर है जो आपसी कलह जो है कांग्रेस के बीच चला। हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई उसमें किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कांग्रेस को एक बार फिर से किस तरीके से एकजुट किया जाए, इन सभी पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो चलिए अब बात करेंगे राहुल गांधी के हवाले से, क्योंकि आज मानहानि मामले में राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई होगी और सुल्तानपुर में विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ होगा वो भी आपको इस 1 घंटे में बताएंगे। बिल्कुल आगे बात करेंगे। लोकसभा की जांच सेलेक्ट कमेटी की बैठक होने वाली है और कई विशेष चर्चाओं पर इसमें बातचीत की जाएगी, जहां पर कांग्रेस की अगर बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर बात की जाए तो सभी नेता जो है मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। और देखना ये है कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तराखंड को लेकर बात होगी और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा, जहां पर वो पहुंच चुके हैं। हार्शल की अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और उसके बाद मुखवा में लाइव तस्वीरें सामने आई और उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी आज देखने को मिल रहे हैं। और देखिए साफ तौर पर पीएम मोदी ने मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना के बाद पैदल यात्रा और बाइक रैली को पीएम ने हरी झंडी दिखा दी है और हर्षल में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, जहां पर लोगों के साथ मुलाकात की। यहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना और साथ ही साथ बेहद खास ये दौरा, जहां पर मुखवा की अगर बात की जाए तो वहां पर लोगों के साथ मुलाकात तो होगी ही, लेकिन जिस तरीके से सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी है उसको लेकर भी धामी सरकार ने आभार व्यक्त किया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। वो दिल्ली से सुबह 8:30 बजे देहरादून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पीएम सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखबा गए और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुखबा में उत्तराखंड का जो यहाँ इलाका है वहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें आपके सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और लाइव तस्वीरें फिलहाल आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां पर कि ये माना जा रहा है कि पीएम के कार्यक्रम के बाद पर्यटन और बढ़ावा भी मिल सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इलाके में पहुंचने से विस्तृत जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अभी फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपके सामने मुखबा से सामने आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीरें पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बेहद ही उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर डबल इंजन की सरकार की बात की जाए तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है, जिसमें कुछ ही दिन पहले की बात की जाए तो नेशनल गेम्स की मेजबानी भी हुई और अब हेमकुंड साहिब हो या केदारनाथ हो, वहां पर रोपवे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया है और कई करोड़ों की लागत से इसे जो है वो बनाया जाएगा और 8 से 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में श्रद्धालु पूरा कर पाएंगे। तो फिलहाल हर्षल में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि क्या कुछ तस्वीरें थी और सुनिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में
सफलता प्राप्त हो पाई है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4,081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। शीतकाल में चार धामों के कपाट बंद होने के बाद इन सभी लोगों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म शीतकालीन पर्यटन को लेके एक शॉर्ट फिल्म आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्ट फिल्म दिखाई जाए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में समाई है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी बर्फ, कल कल बहती नदियां और आस्था से भरी घाटियां, ये केवल प्रकृति का तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के हर्षिल से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली हैं और इससे जाहिर तौर पर जो धार्मिक पर्यटन है वो यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि शीतकालीन जो यात्रा है, चार धाम यात्रा, वो भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अब हम गुरुग्राम की ओर रुख करेंगे, जहां पर कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। किसी भी वर्दीधारी बल की रीढ़ होती है इतनी अच्छी
और गहन ट्रेनिंग देने के लिए मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी के प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। इस अकादमी ने प्रोफेशनलिज्म, कोर्सेज एंड डेडिकेशंस के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। हमारे केंद्रीय पुलिस बल का देश की सुरक्षा व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। यह बल न केवल सीमा सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए भी ये प्रतिबद्ध है। आपके द्वारा किए गए कर्तव्यों के माध्यम से समाज में सुरक्षा का एक ऐसा वातावरण बनता है जो सभी के लिए शांति और समृद्धि का संदेश देता है। साथियों, आपने अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन समाज तथा देश के लिए अपना एवं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। केंद्रीय पुलिस बल की वर्दी पहनकर आज आप उस वर्ग में पहुंच गए हो जिसका देश और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज पास आउट अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्र व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को आपसे बहुत आशाएं हैं। आप इस बल के भविष्य के लीडर हैं। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के आप राजपत्रित अधिकारी हैं। साथियों, यह डिमांडिंग कैरियर है जिसमें चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। मुझे विश्वास है कि आप हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। आपकी जिम्मेवारी को आप लोग देशभक्ति के जज्बे और पूरी लगन से निभाएंगे। नेशन फर्स्ट फॉलो मी को अपना आदर्श बनाएंगे। हमेशा याद रखेंगे कि देश और संविधान की रक्षा और सम्मान हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक गौरवशाली इतिहास और महान परंपराएं हैं। इनकी स्थापना 1939 में हुई। इस बल की कॉरेज, इंटीग्रिटी, सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन के रूप में अपनी एक अलग पहचान है। आवश्यकता के अनुसार अपने को ढालना इस बल की विशिष्टता है। मैं देखता हूं कि पिछले 8 दशक में इसने अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए घरेलू मोर्चे पर सदा शत्रु को चुनौती दी है। चाहे नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्र हो, वामपंथी उग्रवाद हो अथवा आतंकवाद, हर विकट परिस्थिति में यही बल जिसे सबसे पहले याद किया जाता है। मुझे वर्ष 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमले की याद आ रही है। उसे विफल करने में आपने अग्रणी भूमिका निभाई थी। मुझे 14 फरवरी 19 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की भी याद आ रही है। 2019 में उसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी प्रकार आपने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने का अनूठा इतिहास रचा है। मैं इस बल के सभी शहीदों को भी नमन करता हूं। मित्रों, हरियाणा सरकार ने सदैव पुलिस बलों को मजबूत करने पर बल दिया है। उनके तकनीकी उन्नयन, संसाधनों में वृद्धि और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है ताकि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना कर सकें। हमने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए हरियाणा में अलग से सैनिक
एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। हम सशस्त्र सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों में सेवारत हरियाणा के सैनिकों की शहादत होने पर उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इसके साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर देने का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमने अब तक हरियाणा के अंदर 415 आश्रितों को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मैं यहां उपस्थित अधिकारियों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कानून को गहराई से समझें। कोई भी बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी रखें। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अनावश्यक कानूनों में बदलाव किया गया है। पहले के कानूनों में कई खामियां थी जो आज की व्यवस्था से मेल नहीं खाती थी। हमने इन कानूनों की जगह नए कानून लागू कर नागरिकों, उनकी संपत्ति, सम्मान और उनके संविधान प्रदत्त अधिकारियों की रक्षा करने का काम ये हमने किया है। आपको यह जानने की भी जरूरत है कि कई नई तकनीकों का उपयोग अपराधों में भी हो रहा है। इसलिए दुनिया में ज्ञान और तकनीकी से तेजी हो रहे बदलाव की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कांस्टेंट लर्निंग और रीलर्निंग के प्रोसेस को भी जारी रखा जाए। यही सफलता की कुंजी है। मुझे विश्वास है कि सीआरपीएफ आधुनिकीकरण व सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी नवनियुक्त अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यह वर्दी केवल एक पहचान नहीं बल्कि देश की सेवा और बलिदान की भावना का प्रतीक है। इसे पहनकर आपको न केवल गर्व होना चाहिए बल्कि इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह परेड नहीं भारत तो आपने देखा कि यहाँ पर सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। अब सीधे उत्तराखंड चलेंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स बेचती रहती है। आपके इस लगाव और उपहार के लिए मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में
हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती ला देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। साथियों, सच्चाई ये है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में
सर्दियों का समय बेहद खास होता है। कई तीर्थ स्थलों पर इसी समय विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहां मुखवा गांव में ही देखिए, यहां जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो हमारी प्राचीन और अद्भुत परंपरा का हिस्सा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। साथियों, आज पहाड़ों पर इको लॉग हट्स, कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के टिम्मर सैंड महादेव, माणा गांव, जादून गांव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से विकसित हो रहा है। और देशवासियों को पता होगा, शायद नहीं होगा, 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या इस 1 दशक में तेजी से बढ़ी है।
2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदल दी। हमने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे प्रथम गांव है। उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं और मुझे बताया गया उस गांव से भी कुछ बंधु आज यहां हमारे सामने मौजूद है। नेलांग और जादूंग गांव जिसका मैंने वर्णन किया 62 में क्या हुआ था, फिर से बसाने का काम शुरू किया गया है। आज यहां से जादूंग के लिए मैंने अभी बाइक को रवाना किया। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में जुटी है। जो गांव इतने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहे, वहां नए होम स्टे खुलने से पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा,
वो अपने बड़े बड़े सेमिनार्स के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें। यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप्स के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। साथियों, हमारे यहां हजारों करोड़ की इकोनॉमी वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, वेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। इसी तरह भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला हुआ है। यहां तेजी के साथ आधुनिक सुविधाएं डेवलप हो रही हैं। इसलिए सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशन तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है, एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का मौका तलाशूं। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर सक्रिय रूप से काम करें। हमारी स्थानीय परंपराओं, म्यूजिक, डांस और कुजीन को बढ़ावा देना होगा। यहां कई हॉट स्प्रिंग्स हैं, सिर्फ बद्रीनाथ जी में ही ऐसा है नहीं है, और भी है। उन क्षेत्रों को वेलनेस स्पा के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शांत और बर्फीले क्षेत्रों में विंटर योगा रिट्रीट का आयोजन किया जा सकता है। मैं सभी बड़े बड़े साधु महात्माओं को, मठ मंदिर के मठाधिपतियों को, सभी योगाचार्यों को, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे साल में
एक योगा कैंप अपने शिष्यों का विंटर में उत्तराखंड में लगाएं। विंटर सीजन के लिए स्पेशल वाइल्ड लाइफ सफारी का आकर्षण उत्तराखंड की विशेष पहचान बन सकता है। यानी हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। साथियों, सुविधाओं के विकास के अलावा लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी उतना ही अहम होता है। इसके लिए मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वे अपने यहां बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड की, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं, वे भी पुण्य कमा सकते हैं। आपने देश के पर्यटन सेक्टर को गति देने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो भूमिका निभाई है उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आप उत्तराखंड की विंटर टूरिज्म की इस मुहिम का भी हिस्सा बनिए। और मैं तो चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार एक बड़ी कंपटीशन आयोजित करे। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वे 5 मिनट की विंटर टूरिज्म की प्रमोशन की फिल्म बनाएं, उनकी कंपटीशन हो, और जो अच्छी से अच्छी बनाए उसको बढ़िया से बढ़िया इनाम दिया जाए। देश भर के लोगों को कहा जाए आइए मैदान में, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है जब ऐसी कंपटीशन करेंगे तो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके नई नई फिल्में बनाए, लोगों को बताएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम इस सेक्टर में तेज गति से विकास के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर 365 दिन का 12 मासी टूरिज्म अभियान, इसके लिए मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार का अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि यहाँ पर उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए, धार्मिक पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और साथ ही साथ उत्तराखंड का ये बेहद खास दौरा रहा। बिल्कुल। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम मोदी ने मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना की। उसके बाद आपने देखा कि अब इन्होंने संबोधन में किस तरीके से मां गंगा के जयकारे लगाए और इसी दौरान उन्होंने तमाम वो उपलब्धियां जाहिर की हैं जो कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा जो है वो लगातार मिलता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इसी बीच आपको ये भी बताते चले, प्रधानमंत्री इसके बाद एक पैदल यात्रा करने के लिए पहुंचे और तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली जहां पर कि हमने देखा कि एक बाइक रैली को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।